गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम निधि गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। बच्चों, हम लोग अपना बीकॉम फर्स्ट ईयर का इंश्योरेंस क्लेम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम स्टॉक इंश्योरेंस अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब स्टॉक इंश्योरेंस के बाद हमने अपने लास्ट लेक्चर में कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी को स्टडी किया था, यानी कि परिणामी हानि का बीमा। इसमें हमने क्या पढ़ा था? कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी क्या करती है? आपके बिजनेस में आग लग जाने की वजह से या किसी भी वजह से अगर आपकी सेल्स में कमी आती है और आपके प्रॉफिट्स में कमी आती है, तो उस प्रॉफिट्स की या उस सेल्स में कमी की वजह से जो प्रॉफिट्स कम हुए हैं उसके लिए आपको सुरक्षा प्रदान करती है ना। उसके लिए कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, परिणामी हानि, जो भी आपके साथ मिस हैपनिंग हुई उसके परिणाम स्वरूप आग लग जाने की वजह से आपको जो लाभों की हानि हुई है उसको यहाँ पर उसके लिए हमें सिक्योरिटी देती है। इसमें हमने बात की थी कि हम इंडेमनिटी पीरियड क्या होता है, क्षतिपूर्ति अवधि क्या होती है, किस तरह हम ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद देखिए, हम इसमें आज सीखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू हम अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारा स्टेप वन में सबसे पहले हम शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, यानी कि इसे हम कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। इसे हिंदी में बोला जाएगा विक्रय में या बिक्री में कमी की गणना। विक्रय में कमी की गणना। देखिए, मैंने आपको ये बात पिछले लेक्चर में भी समझाई थी कि मेरा जो भी क्षतिपूर्ति अवधि है, यानी जो इंडेमनिटी पीरियड है इस ईयर का, है ना, कौन से 3 में से मिनिमम था, या तो एक्चुअल में आपकी जितना समय सेल्स प्रभावित रही है, या फिर आपकी पॉलिसी में आपने जितना मेंशन किया था, या मैक्सिमम 12 मंथ्स। तीनों में से जो मिनिमम होता है वो इंडेमनिटी पीरियड होता है। हम पिछले साल के उस इंडेमनिटी पीरियड वाले पीरियड की सेल्स लेते हैं, उसमें अगर कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो उसे एडजस्ट करते हैं, और फिर उसमें से हम करंट ईयर की इंडेमनिटी पीरियड की सेल्स लेस कर देंगे, तो हमारी शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो सेल्स आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स ऑफ इंडेमनिटी पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर, है ना। उन्हीं महीनों की हम पिछले साल की सेल्स ले लेंगे जो इस साल प्रभावित है। जैसे सपोज कीजिए, इस साल मेरा अप्रैल टू जून ऐसा पीरियड है जो आग लग जाने की वजह से जहाँ मेरी सेल्स इफेक्ट हुई है, तो मैं पिछले प्रीवियस ईयर का अप्रैल से जून तक की सेल्स लूँगी, क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना है, वही मुझे इसके लिए बेस देगा, तो दैट इज़ द सेल्स। फिर इसमें आप ऐड या लेस कर देंगे, या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है इंक्रीजिंग है तो ऐड कर दीजिए, डिक्रीजिंग है तो लेस कर दीजिए। अगर आपकी सेल्स में कोई भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो आप उसे यहाँ पर ऐड या लेस कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे? लेस कर देंगे करंट ईयर्स इंडेमनिटी पीरियड सेल। इस करंट जिस ईयर में आपको लॉसेस हुए हैं उस करंट इंडेमनिटी पीरियड की सेल्स को आप लेस कर देंगे, और अब जो भी आएगा उसे हम बोलते हैं शॉर्ट सेल्स, यानी कि विक्रय में कमी। तो बच्चों, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम पूरे साल की सेल्स नहीं लेते हैं, केवल क्षतिपूर्ति अवधि की सेल्स लेते हैं। इसलिए आपको इंडेमनिटी पीरियड डिसाइड करना ज़रूरी होगा, है ना। पिछले साल की भी वही सेल्स और करंट ईयर की भी वही वाली सेल्स लेंगे, दैट इज़ शॉर्ट सेल्स। अब स्टेप 1 के बाद हम बात करें स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हमको क्या करना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो जीपी कैलकुलेट करने के लिए हमने बात की थी नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, यानी बीमित स्थिर व्यय। अब बच्चों, एक एक वर्ड की हिंदी बार बार बोलना ज़रूरी नहीं है, जस्ट बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको बता दिया स्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी स्थिर व्यय होते हैं, और इंश्योर्ड का मतलब बीमित, तो बीमित स्थिर व्यय इतना आपको आना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ अकाउंटेंसी। ओके, अपॉन सेल ऑफ प्रीवियस ईयर।
हमारा जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसकी पूरी सेल्स हम लेंगे बच्चों, क्योंकि देखिए इस बार तो हमारी एबनॉर्मलिटी आ गई है इस ईयर में, तो इसको तो मैं नहीं कंसिडर कर सकती, लेकिन मैं पिछले साल के बेसिस पर तो ये पता लगा सकती हूँ कि मेरे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कितनी है। तो वही हमने यहाँ पर किया, हम नेट प्रॉफिट में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऐड कर देंगे और उसे प्रीवियस ईयर की सेल के परसेंट के रूप में ले लेंगे। जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जीपी का रेट हो जाएगा। यहाँ एक बात और हो सकती है, हो सकता है कि आपको लॉसेस हों, तो लॉसेस की कंडीशन में क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, है ना। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस रिड्यूस्ड लॉस अपॉन सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। कैसे निकालेंगे हम उसे, और करके मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, अगर आपको लॉस होता है तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस सेम माइनस, ध्यान दीजिए मैंने इसको लिखा नेट रिड्यूस्ड लॉस, क्योंकि मुझे इसको अभी प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, अपॉन सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो ये मेरा आ जाएगा इस साल की रेट ऑफ जीपी। अब यहाँ पर रिड्यूस्ड नेट लॉस निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा बच्चों, देखिए फिर यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक तो ये है, दूसरा ये हो सकता है, और तीसरा रिड्यूस्ड नेट लॉस। रिड्यूस्ड नेट लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, हमारा जो भी नेट लॉस आ रहा है ना, जो भी हमें मेंशन्ड है उसको हम प्रोपोर्शनेट कर देंगे स्टैंडिंग चार्जेस के प्रोपोर्शन में, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन टोटल स्टैंडिंग चार्जेस से। क्योंकि जो हमारा लॉस होगा वो स्टैंडिंग चार्जेस की वजह से ही होगा, बेसिकली हम यही अज्यूम करेंगे। तो आपने जितना इंश्योर, जितना परसेंट स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस लिया है ना, केवल उतना परसेंट ही हम यहाँ पर रिड्यूस्ड लॉस लेंगे अपॉन टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, दैट इज़ रिड्यूस्ड नेट लॉस। तो तीन चीज़ें हो गई स्टेप 2 में बच्चों। बेसिकली 99% तो ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है, 1% में अगर कभी ग्रॉस लॉस आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक सेल आई थी इंडेमनिटी पीरियड की, दूसरी सेल यहाँ आ गई प्रीवियस ईयर की, दोनों डिफरेंट है। ये पूरे 12 मंथ्स की सेल होगी, जबकि ये कुछ मंथ्स की होगी, है ना, जो भी हमारे इंडेमनिटी पीरियड की सेल्स होगी। और लॉस होता है तो ये रिवर्स हो गया, लेकिन ये रिड्यूस लॉस मैंने प्रोपोर्शनेट कर दिया, नेट लॉस इंटू इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 1 एंड स्टेप 2 हुआ। अब स्टेप 3 में क्या करना है मुझे, मैंने आपसे बात की थी इन दोनों की फाइट करवा दें आपस में, जिससे कि हमारा रिजल्टेंट निकल कर आ जाए। इसे हम बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2। आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और जो भी आया वो आपका क्या आ गया, लॉस ऑफ स्टॉक आ गया। मेरे कहने का मतलब है कि आपने शॉर्ट सेल्स को जीपी से मल्टीप्लाई किया तो आपकी लॉस ऑफ स्टॉक आ जाता है। इसमें बच्चों एक चीज़ और है, मैंने आपसे बात की थी कि एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस भी कई बार हमारे होते हैं। अगर वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस आपके कोई भी एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो इसका मतलब वो भी तो आपके लिए लॉसेस ही हैं। तो आप क्या करेंगे, सॉरी यहाँ लॉस ऑफ स्टॉक मैंने गलत लिख दिया, लॉस ऑफ प्रॉफिट है ये, लॉस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू स्टेप 1 इंटू स्टेप 2 हो जाएगा। बच्चों इसमें 2 एडजस्टमेंट्स और हैं। एडिशनल वर्किंग कैपिटल का अगर आपका कोई भी अतिरिक्त कार्यशील पूंजी का खर्चा हुआ है तो हम उसे भी कैलकुलेट करना सीखेंगे अलग से। तो अगर उसका कोई भी एडिशनल एक्सपेंडिचर है तो आप उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट में ऐड कर देंगे एक्सपेंसेस या क्लेम ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल, यानी अतिरिक्त कार्यशील जो व्यय हैं उनको जोड़ देंगे। और अगर आपने अपने जो भी स्टैंडिंग चार्जेस हैं, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, बीमित स्थिर व्यय, अगर आपने उसमें किसी भी तरह की कोई भी बचत कर ली है, कोई भी सेविंग्स कर ली हैं, तो आप उन सेविंग्स को यहाँ से माइनस कर देंगे, है ना। तो इसमें से लेस कर देंगे सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। और एक्चुअल में अब जो आएगा ना आपका फाइनल, दैट इज एक्चुअल लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा।
अगर आपके पास एडिशनल वर्किंग कैपिटल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपके सेविंग्स नहीं दी हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सीधा सीधा लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो इसका एडजस्टमेंट यही होगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया है यहाँ पर क्योंकि बहुत बार हम जब यहाँ पर नहीं बताते हैं, इसको बाद में जाके बताते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो आप इसको यहीं मेंशन कर लीजिए कि इन दोनों का एडजस्टमेंट यहाँ होगा और हमारा एक्चुअल लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 3 स्टेप्स देखे। पहले में हमने शॉर्ट सेल्स निकाली, दूसरे में हमने जीपी निकाला, तीसरे में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया। इस लॉस ऑफ प्रॉफिट में अगर कोई एडिशनल वर्किंग कैपिटल के एक्सपेंसेस हैं तो उसे ऐड कर देंगे उसका क्लेम और लेस कर देंगे सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये हमारा एक्चुअल लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट 4th स्टेप हम देखते हैं। स्टेप 4 में अब हमको क्या निकालना है, हमने लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने से पहले हम यहाँ पर लेंगे पॉलिसी टू बी टेकन, यानी कि आपको कितने अमाउंट की पॉलिसी लेनी चाहिए थी, तभी तो हमें पता लगेगा कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। भाई हमने ये बात की कि औसत वाक्य कब लागू होता है, आपका जितना भी लॉस हुआ हम ये एस्टिमेट निकालेंगे कि भाई आपका टोटल इतना स्टॉक था, आपको इतने की पॉलिसी लेनी चाहिए थी, है ना। लेकिन अगर आपने उतने की पॉलिसी ली या उससे ज़्यादा की ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आपका लॉस ऑफ स्टॉक हुआ ना ये पूरा का पूरा क्लेम आपको मिल जाएगा, ये अमाउंट ऑफ क्लेम होगा। लेकिन अगर आपने इससे कम की पॉलिसी ली है ना, पॉलिसी टू बी टेकन जो हम अभी कैलकुलेट करेंगे, तो फिर उस कंडीशन में एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं तीसरे तरह की सेल्स ले रही हूँ। तो कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन, इसके लिए मुझे क्या लेना होगा, सेल्स प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। ध्यान दीजिए, सेल्स प्रीसीडिंग 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी ना, उस आग लगने वाली तिथि से जस्ट पहले के 12 महीनों की सेल, है ना। यानी कि मैं इसे हिंदी में भी लिख देती हूँ, आग की तिथि से तुरंत पूर्व के 12 माह की सेल्स, 12 माह की बिक्री। ठीक है, फिर इसमें हम ऐड या लेस जो भी होगा वो कर देंगे। अगर ट्रेंड, अगर बढ़ने का ट्रेंड है तो ऐड कर देंगे, है ना। मैंने इसको केवल ट्रेंड इन सेल्स लिख कर छोड़ दिया। अगर आपके विक्रय में बढ़ने की प्रवृत्ति है तो उसे जोड़ दीजिए, 10% बढ़ने की प्रवृत्ति है तो 10% इसका मैं ऐड कर दूंगी। अगर कम होने की प्रवृत्ति है तो मैं इसका 10% माइनस कर दूंगी। आपको क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आपको पिछले 2-3 सालों की सेल्स दी होगी, उसके बेसिस पर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर दोनों ही नहीं दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सीधा सीधा कैलकुलेट कीजिए, इसको निल कर दीजिए। इसको हम बोलेंगे बच्चों एडजस्टेड सेल्स, इसको बोलेंगे समायोजित विक्रय। ठीक है, एडजस्टेड सेल्स। इस एडजस्टेड सेल्स को मैं क्या करूँगी, जीपी से मल्टीप्लाई कर दूंगी, परसेंटेज जीपी के रेट से। तो जो भी आएगा उसको मैं बोलूँगी पॉलिसी टू बी टेकन। यानी मुझे कितने की पॉलिसी लेनी चाहिए थी, इतने की पॉलिसी लेनी चाहिए थी। अब मैंने इतनी पॉलिसी ली या नहीं ली, ये मुझे एनालिसिस करना है। देखिए मैंने आपसे कहा आग लगने की तिथि से तुरंत पूर्व के 12 महीनों की बिक्री। सपोज कीजिए आज 30 जून को, है ना, 30 जून को आग लग जाती है। अब अगर 30 जून को आग लग जाती है तो इसे जस्ट पहले के 12 महीनों की सेल कितनी हो जाएगी, 12 महीनों की, पिछले 12 महीने मतलब पिछले 29 जून से मैं शुरू करूँगी। पिछले 30 जून से शुरू करके इस साल के 29 जून तक मैं लूँगी। 30 को तो आग लग गई ना, इसके जस्ट एक दिन पहले तक आएगा। और शुरुआत कहाँ से होगी, जिस दिन आग लगी उसका पिछला साल। सपोज़ कीजिए 30 जून 2020 को आग लग जाती है, तो मैं कहाँ से लूँगी पिछला साल, 30 जून 2019 से। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सिंपल सी चीज़ है, उतनी ही तारीख से पिछला साल 30 जून 2019 से इसके एक दिन पहले 29 जून 2020 तक। ये मेरे पूरे 12 महीने हो गए। इन पूरे 12 महीनों की सेल जनरली आपको क्वेश्चन में दी जाती है
और अगर मंथ वाइज दी जाती है तो मंथ वाइज ही डेट्स दी जाती हैं जो आपके लिए ईजी होती है कैलकुलेशन में, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल पे इतना ही आता है। तो ये मैं 12 महीनों की सेल्स लूँगी, इसमें अगर कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो उसका एडजस्टमेंट होगा। देन उसके बाद इस एडजस्टेड सेल्स को मैं जीपी का रेट मैंने निकाला सेकंड स्टेप में, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉलिसी टू बी टेकन आ जाएगा। अब बच्चों हमें इतने की पॉलिसी लेनी चाहिए थी। अब हम देखते हैं अगर मेरी पॉलिसी इस पॉलिसी टू बी टेकन से कम है तो एवरेज क्लॉज लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंडीशंस इफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी, यानी कि मेरी जो पॉलिसी की राशि है इज ग्रेटर देन पॉलिसी टू बी टेकन। अगर ये पॉलिसी टू बी टेकन से ज़्यादा है तो कुछ एवरेज क्लॉज लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नो एवरेज क्लॉजेज एप्लीकेबल, औसत वाक्य लागू नहीं होगा, फाइन। आपके लिए एक स्टेप कम हो गया, लेकिन आपको इसे चेक करना पड़ेगा। और सेकेंड थिंग, अगर इसका उल्टा हो जाए, इफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी एओपी, अच्छा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों में सेम था, इज लेस देन पॉलिसी टू बी टेकन। अगर पॉलिसी टू बी टेकन से कम है तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा। आपको जितनी पॉलिसी लेनी चाहिए थी आपने उससे कम की पॉलिसी ली है, तो यहाँ पर एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो इस स्टेप से हमने ये देखा कि हमारी एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता है तो फाइन, हमने जो लॉस ऑफ स्टॉक निकाला था यही हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाता है। लेकिन अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होता है तो फिर प्रोपोर्शनेट कर दीजिए। तो देखिए स्टेप 5 में क्या हो जाएगा अब यहाँ पर बच्चों, 4 स्टेप्स में भी इसको कैलकुलेट कर लिया जाता है, 5 भी लिख दिए जाते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इफ एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल, है ना, अगर एप्लीकेबल होता है तो अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए एक्चुअल लॉस ऑफ प्रॉफिट इसी को तो मुझे प्रोपोर्शनेट करना है ना, इसी को तो आनुपातिक रूप से बांटना है। तो एक्चुअल लॉस ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, एक्चुअल लॉस ऑफ प्रॉफिट आपका जितना भी एक्चुअल में लॉस हुआ उसको आपने प्रोपोर्शनेट कर दिया अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन से, और इस तरीके से आपका अमाउंट ऑफ क्लेम यहाँ पर कैलकुलेट होगा। बच्चों आपको इसका पूरा प्रोसीजर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आया होगा। अच्छा, अभी तो मेरे जो पॉलिसी का अमाउंट आया ना, इसमें एक चीज़ और है, अगर मैंने आग को बुझाने के लिए कोई भी खर्चे किए ना तो उसका भी मुझे क्लेम मिलेगा। फायर एक्सटिंग्विशिंग एक्सपेंसेस अकर्ड, अगर आपके कोई भी फायर एक्सटिंग्विशिंग एक्सपेंसेस हैं तो उसकी भी छूट आपको यहाँ पर, छूट से मतलब है आपको उसका भी क्लेम यहाँ पर मिलेगा। तो मैं इसमें ऐड और कर दूँ लास्ट में, इफ़ इट इज़ अकर्ड, ऐड फायर एक्सटिंग्विशिंग एक्सपेंसेस, और अब जो आएगा ये होगा आपका अमाउंट ऑफ क्लेम। अगर हैं कोई ऐसे खर्चे तो ठीक है, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर कोई फायर एक्सटिंग्विशिंग एक्सपेंसेस हैं तो ऐड कर दीजिए, और नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट ऑफ क्लेम आ गया। तो इस तरीके से करके आपको 5 स्टेप्स में लॉस ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल जो लॉस पॉलिसी है उसमें आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप शॉर्ट सेल्स निकालेंगे जिसमें आप कौन सी बिक्री लेंगे, इंडेमनिटी पीरियड की लेते हैं। सेकंड में आपने जीपी निकाला जिसमें आपने कौन सी सेल्स ली, पिछले साल की सेल्स ली, प्योर पिछले साल की। स्टेप 3 में दोनों को भिड़ा दिया, लड़ा दिया, तो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया। उस लॉस ऑफ प्रॉफिट में अगर एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस हैं तो ऐड कर दीजिए, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में कोई बचत कर ली, सेविंग तो लेस कर दीजिए।
फिर फोर्थ स्टेप में आपने निकाला पॉलिसी टू बी टेकन, इसको कितने की पॉलिसी लेनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पर मैंने कौन सी सेल्स ली, सेल्स प्रीसीडिंग 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ फायर, आग लगने से जस्ट पहले के 12 महीनों की सेल ली, है ना, और उससे मैंने पॉलिसी टू बी टेकन निकाला। अगर मेरा पॉलिसी टू बी टेकन पॉलिसी के अमाउंट से ज़्यादा है तो एवरेज क्लॉज लगेगा। एवरेज क्लॉज की कंडीशन में मैंने लॉस ऑफ प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेट कर दिया अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन करके, और अगर कोई आग बुझाने के खर्चे हैं तो उसे ऐड कर दिया तो मेरा अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट हो गया, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर है। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ दी होती हैं, बस आपको पहचानना है कि कहाँ पर कौन सा वैल्यू आएगा, वहाँ उसको रखा और उसका आंसर आया। इसमें बच्चों एक एडजस्टमेंट और है एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस का। एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। उसके साथ ही हम उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम भी करेंगे जिसमें हम ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। आप इसे अच्छे से पढ़िए, स्टडी कीजिए और अपनी बुक की एग्जाम्पल्स इसकी बेसिस पर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।